नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि वर्ग एक परीक्षा जो 2018 हुई थी और वर्ग एक चयन परीक्षा जो 2023 हुई थी, दोनों परीक्षाओं में जमीन आसमान का अंतर है। इसको आपको समझना होगा कि ये दोनों परीक्षाएं एक दूसरे से कैसे अलग हैं और वेटिंग क्लियर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पद वृद्धि। और अभी आपको मालूम है कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है। तो अब अभी पहली काउंसलिंग चल रही है, तो सेकेंड काउंसलिंग होगी कि नहीं, क्योंकि जो वर्ग एक की जो 2018 की परीक्षा है, 2023 की परीक्षा, वो दोनों अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंस है। अब क्या क्या डिफरेंस है और सेकेंड काउंसलिंग होगी कि नहीं और वेटिंग किस प्रकार की क्लियर होगी, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो वर्ग एक परीक्षा 2018 हुई थी और जो 2023 हुई थी, तो पहले अपन 2018 की बात करते हैं। तो जो वर्ग एक परीक्षा, पात्रता परीक्षा 2018 हुई थी, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें से पात्रता परीक्षा हुई थी और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिजल्ट जारी करके, और रिजल्ट भी आपको मालूम है कैसा आया था, सिर्फ उसमें रैंक बताई गई थी। किसी प्रकार की कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ना मेरिट बताई गई ना वेटिंग बताई गई, सिर्फ रैंक बताई गई थी और वो सूची डीपीआई को सौंप दी गई थी। फिर डीपीआई ने रैंक के आधार पर मेरिट बनाई और वेटिंग लिस्ट बनाई और दोनों मेरिट और वेटिंग लिस्ट को जारी किया और मेरिट वालों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और वेटिंग वालों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड कराए। तो अब आपको बता दें, ये हुआ था 2018 में। अब 2023 कैसे अलग है ये देखिए। अब क्या है, पहली चीज़ तो दो परीक्षाएं हुई, ठीक है, इसमें संशोधन हुआ था 2022 में सेवा भर्ती अधिनियम में। तो दो दो परीक्षा, एक चयन परीक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। लेकिन इस बार ईएसबी ने जो रिजल्ट किया उसमें रैंक नहीं बताई गई, सीधे जितने विज्ञापित पद थे उतने की मेरिट बताई गई और बाकियों को वेटिंग में डाल दिया गया। और ये सूची डीपीआई, माने इस बार मेरिट और वेटिंग किसने बनाई? ईएसबी ने बनाई, ना कि डीपीआई ने। जबकि 2018 में डीपीआई ये सब बनाता था। और उसने रिजल्ट जारी करके 2023 का वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी करके ईएसबी ने मेरिट और वेटिंग बना के किसको सौंप दिया? डीपीआई को सौंप दिया। अब डीपीआई ने जो, क्योंकि डीपीआई आपने देखा होगा जो अभी ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि ईएसबी द्वारा जो चयन सूची जारी की गई थी उसके आधार पर पात्र मेरिट में आए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देकर नियुक्ति दी जा रही है। तो अब डीपीआई ने ना, मैंने जो ईएसबी ने सौंपा डीपीआई को मेरिट सूची, उसी के आधार पर उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर जारी किए और उन्हीं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, उन्हीं की चॉइस फिलिंग कराई थी। लेकिन वेटिंग वालों की कोई भी सूची जारी नहीं की। क्यों नहीं की? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है भाई। जबकि लिखा है रूल वर्ग में कि 25% वेटिंग लिस्ट जारी करना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने जारी अभी तक नहीं की है ना। तो अब आप देखिए कि कितनी परीक्षाएं अलग है। अब सेकेंड काउंसलिंग, क्योंकि इसके पहले भी डीपीआई के अधिकारियों से और जो भी अधिकारी उनसे जो पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन लोग मिले थे। तो इस प्रकार की कोई उन्होंने सेकेंड काउंसलिंग की बात नहीं की पुख्ता तौर पे कि सेकेंड काउंसलिंग होगी नहीं। तो अब आपको ये समझना होगा कि दोनों परीक्षाएं बिल्कुल अलग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अन्य परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि शिक्षक जो परीक्षा होती थी उसमें एक काउंसलिंग, दो काउंसलिंग, पद वृद्धि के साथ भी होती थी काउंसलिंग, है ना। तो अब ये, और अब जो जैसे अन्य परीक्षाओं, जैसे कि अभी मैं एक बात करूँ पटवारी भर्ती परीक्षा का, उसमें जो पद निकले थे बच गए, सेकेंड काउंसलिंग हुई और भी बच गए पद उसके, यानी ज्वाइन नहीं किया लोगों ने, तो थर्ड काउंसलिंग होगी। लेकिन शिक्षा भर्ती में ऐसा नहीं होता। शिक्षा भर्ती में पद वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग होती थी, हमेशा पद वृद्धि के साथ। तो क्या अब डीपीआई
पदों में वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग करेगा, कि यही जो रिजेक्शन लिस्ट आई है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया या जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए, वो जो बाहर हो गए हैं, तो जो पद बच गए उन्हीं पे कैटेगरी के अनुसार जो जिसकी जो वेटिंग है उसको क्लियर कर देगा। क्योंकि देखिए, इतने योग्य उम्मीदवार वेटिंग में बैठे हुए हैं, और उनमें वेटिंग में वो इसलिए हैं क्योंकि आपने पद नहीं दिए, सरकार ने शिक्षा भर्ती में पद ही नहीं दिए, और दिए भी तो आधे बैकलॉग के पद दे दिए। इसी कारण अच्छे अच्छे नंबर ला के लोग 80, 85, 70, 75 नंबर ला के लोग वेटिंग में हैं। तो सिर्फ जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, पद वृद्धि, अगर वेटिंग क्लियर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पद वृद्धि। अगर पद वृद्धि होगी तो ही आपकी वेटिंग क्लियर होगी। तो इसके लिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर रणनीति के तहत कार्य करना होगा, ये आप मान के चलिए। इसके लिए 22 अक्टूबर को हर जिले वाइज जो टीम बनी हुई है, जिले वाइज आपको कलेक्टर को डीओ ऑफिस में या वहाँ के मंत्री विधायक को जिसको भी ज्ञापन देना है, बिल्कुल ज्ञापन देना है, और अच्छे संख्या बल के साथ ज्ञापन देना है। क्योंकि देखिए, आगामी जो आंदोलन होने वाला है पद वृद्धि के लिए, तो इसके लिए संख्या बल हमको 22 अक्टूबर को हर जिले में दिखानी होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। एक चीज़ और, वेटिंग अभ्यर्थियों को कोई भी आंदोलन करने से पहले शिक्षा मंत्री जी से, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जरूर मिलना चाहिए, कि उनके अंदर उनके विभाग वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोच रहा है, मंत्री जी वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रमुख सचिव जो कि इतने अच्छे नंबर ला के वेटिंग में बैठे हुए हैं, वो वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एक टीम को, जो भी टीम लीड कर रही है आंदोलन को, और भी साथियों को, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सभी को शिक्षा मंत्री जी से जाके मिलना चाहिए, दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहिए, और उनसे वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में पूछना चाहिए कि सर, हमारे बारे में सरकार क्या सोच रही है। उनके जवाब और के आधार पर ही आगे की रणनीति को बनाना चाहिए आंदोलन को। मान लीजिए वो सकारात्मक जवाब देते हैं कि नहीं, आप लोगों के बारे में भी इतने पदों पर वृद्धि का विचार चल रहा है, इतने पदों में हम वृद्धि करेंगे, तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रमुख सचिव से ही मिलना चाहिए कि वो वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव वो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो उनके जो जवाब रहेंगे, चाहे सकारात्मक, चाहे अगर सकारात्मक जवाब है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर नकारात्मक जवाब है तो उसके बाद हम अपनी ताकत दिखाएं। वेटिंग अभ्यर्थी शांतिपूर्वक भोपाल में अपनी ताकत दिखाएं कि हम लोग ने 2-2 एग्जाम पास किए हैं, हमारी मांग जो न्याय संगत है, हमने कोई हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई हम फ्री में कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हमने 2-2 पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दे के अपनी योग्यता का परिचय दिया है। तो इस आधार पर आपको एक रणनीति के तहत, है ना, आपको जो अभी नवंबर में जो आंदोलन होने वाला है उसमें सभी लोगों को तैयार रहना है। लेकिन सबसे पहले, उसके पहले आपको शिक्षा मंत्री जी से और प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग से जरूर मिलना चाहिए, और उनके जवाब को सुनना चाहिए कि वो, क्योंकि वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में उनकी क्या रणनीति है, क्या वह पदवृद्धि करेंगे, है ना, किस प्रकार से वेटिंग अभ्यर्थियों की वो काउंसलिंग करेंगे, पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग करेंगे, है ना, कब तक करेंगे, तो ये सब बातें हैं, है ना, और कितनी पदवृद्धि करेंगे, है ना, ये सब बातों को लेकर शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव से मिलना चाहिए। और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अब जागरूक रहना चाहिए अगर नौकरी पाना है, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यह मौका एक बार अगर हाथ से चला गया तो आपको बताया, क्योंकि सरकार अभी प्रेशर में है, अगर आपने एकजुट होकर जबरदस्त ताकत दिखा दी तो आपकी पदवृद्धि बिल्कुल हो सकती है, और सेकेंड काउंसलिंग अच्छे पदों में वृद्धि के साथ हो सकती है, जिससे अधिक से अधिक वेटिंग अभ्यर्थी, है ना, का भला हो सकता है, और वह सरकारी नियमित शिक्षक बन सकते हैं। और उन्होंने जो 2-2 एग्जाम पास करके अपनी योग्यता का परिचय दिया है और इतनी मेहनत की है, तो उस मेहनत को वो सफलता बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा, और एक्टिव होकर कार्य करना पड़ेगा, और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। जब एक एक व्यक्ति जुड़ता है, जब भीड़ का रूप लेता है, तो वही भीड़ एक ताकत होती है, और लोकतंत्र में भीड़ की बहुत कीमत होती है। और सबसे पहली बात तो आपकी जो मांग है बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि आपने एक तो इतने कम पद दिए, और जो पद दिए उसमें भी बैकलॉग पद दे दिए, इसलिए पदवृद्धि बहुत जरूरी है, और एकजुट होकर सब पदवृद्धि का प्रयास करें।